जम्मू और कश्मीर के अवाम का हाल जानने के लिए मरकजी वज़रा की फौज का वहां का दौरा वो करने जा रही है और वो वहां से वापस आकर पीएमओ और वजारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आर्टिकल 370 में बदलाव के बाद मरकजी हुकूमत वहां के अवाम से सीधे मिलने की ये दूसरी कवायद होगी। खबर है कि 10 सितंबर से मरकजी वज़रा के दौरे की शुरुआत होगी और अवाम से मुलाकात के अलावा वज़रा इंतजामिया और कई इदारों के लोगों से भी मिलेंगे। फिलहाल मोदी कैबिनेट में 78 वजीर हैं, जिसमें से तकरीबन 70 वज़रा के जम्मू कश्मीर जाने की खबर है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले गुज़िश्ता साल 18 से 24 जनवरी के बीच 36 वज़रा की टीम ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। आज जिस प्रकार से केंद्र से 70 मंत्रियों का जम्मू कश्मीर में आना हो रहा है, सचमुच में जो मोदी जी का सपना था कश्मीर और दिल्ली की दूरी को कम करना, ऐसा ही इन मंत्रियों के कारण किया जा रहा है। और मंत्री लोगों की पंचायतों में, लोगों के घरों तक पहुंचकर वहां पे किस प्रकार से डेवलपमेंट की जाए और किस प्रकार से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को भी आर्थिक रूप से उभारा जाए, इसके लिए विशेष रूप से जिस प्रकार से मंत्री आ रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है और हम इसका वेलकम करते हैं। उधर 2 दिन बाद श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में जिंदगी मामूल पर लौट आई है। जरूरियात के लिए लोग घरों से बाहर निकले और सरकारी दफातर में भी मामूल के मुताबिक कामकाज हुआ। इसी तरह से तमाम अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया गया। पुलिस इंतजामिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुमे की रात 10 बजे से मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड खदमात को बहाल कर दिया गया है। ताहम मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस इतवार की सहपहर तक मातल रहेगी। और आपको बता दें कि हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद BSNL समेत दीगर टेलीफोन सर्विस की कॉलिंग और फिक्स्ड लाइन इंटरनेट मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन इस दौरान BSNL की पोस्टपेड वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड बंद नहीं किए गए थे। गुज़िश्ता दिनों DGP और IGP कश्मीर ने कहा था कि हालात पुरअमन और काबू में हैं और उन्होंने ताउन के लिए आवाम का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन कारोबारी इदारे मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रहे, जहां पर लाल चौक, मासूमा, हब्बा कदल, बाटमालू समेत पुराने शहर की जो दुकानें थी वहां पर वो बंद नजर आई। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद पूरी घाटी में अभी भी जो है दुकानें और कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं और आज तीसरा दिन है। इस बीच जो फ़ोन सेवा हैं प्राइवेट कंपनियों के, वो फ़िलहाल आज रिस्टोर की गई है और पूरी तरीके से जो घाटी के जितने भी सेलुलर प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन हैं वो फ़िलहाल चल रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर के घंटाघर की ये तस्वीरें हैं। आज गाड़ियों की आवाजाही भी किसी हद तक जो है बेहतर हुई है। वही जो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के इम्तहानात होने थे वो उनको फ़िलहाल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। वही स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएँ हैं वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दी गई हैं। उनकी भी जो डेट है वो फ़िलहाल जो है अथॉरिटीज़ का मानना है उस सिलसिले में बाद में जो है उसकी घोषणा की जाएगी और दोबारा वो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार का मानना है कि घाटी में कल यानी संडे को पूरी तरीके से जो है इंटरनेट सेवा को बहाल किया जा सकता है। वही लैंडलाइन जो है वाईफाई कनेक्शन वो फ़िलहाल शुरू कर दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनियों के भी जो जियो फाइबर हैं उसको भी रेस्टोर किया गया है और हालात जो हैं पूरे कंट्रोल में हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर, लाल चौक। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली हुकूमत कई मौकों पर मरकज को कटघरे में खड़ा करती रही है। आज भी आम आदमी पार्टी की MLA आतिशी ने मरकज से अपने किए गए वादे को निभाने की अपील की है। वैसे तो रियासत में अब तक 70% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन ये महज पहली डोज है और इसलिए दिल्ली को अभी भी 1.5 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है। इसी सिमत में मरकज ने सितंबर महीने में 30 लाख वैक्सीन देने का वादा किया है, जिसके तहत 6 लाख की पहली खेप आज दिल्ली हुकूमत को मिल गई है। लेकिन बाकी वैक्सीन को जल्द ही मंगा लेने की मांग की गई है ताकि पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई जा सके। तो अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ वैक्सीन्स की ज़रूरत है। इसलिए 1.5 करोड़ वैक्सीन्स की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी 70% लोग जो तकरीबन वैक्सीनेट हुए हैं उन्हें 1 डोज वैक्सीन की मिल चुकी है। तो इसलिए अभी भी काफ़ी भारी संख्या में वैक्सीन की डोजेस की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है। दिल्ली को सितंबर के महीने में 30 लाख वैक्सीन की डोजेस का वादा किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। आज सुबह ही दिल्ली को करीब 6 लाख डोजेस वैक्सीन की मिली हैं।
इससे आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली सरकार अपनी तरफ से वैक्सीनेशन करती रहेगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी भी 30 लाख में रिमेनिंग डोजेज हैं उन्हें दिल्ली को उपलब्ध कराया जाएगा कि हम हाई स्पीड से जो वैक्सीनेशन दिल्ली में चल रही है उसको जारी रख सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है केसेस को कम भी रखने में। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से अब ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 0.1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में नहीं बढ़ा है। अब धीरे धीरे स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रिज्यूम हो रही है, इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली को वैक्सीन मिले उतना दिल्ली के लोग सेफ रहेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर 6 लाख करोड़ के ऐलान की कांग्रेस मुखालफत कर रही है और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस लीडरान अलग अलग रियासतों में जाकर मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना पहुंचे सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार एक एक कर मुल्क के सभी इदारों को प्राइवेट हाथों में दे रही है, जिससे बाद में क्या किया जाएगा और उसमें काम करने वाले वर्कर्स का क्या होगा कुछ साफ नहीं है। इस दौरान डिमोनेटाइजेशन को मुल्क की मईशत गिरने का जिम्मेदार बताते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। मोदी सरकार ने जो 23 अगस्त 2021 को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 6 लाख करोड़ रुपए जमा करने का जो एक देश के लोगों को संदेश दिया है और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको एक एक करके मॉर्टगेज करना, लीज करना, हो सकता है आगे सेल भी करना। तो इसका परिणाम क्या होगा? What is going to be, how it is going to affect the common people? कर्नाटक में औकाफी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा आम बात हो चुकी है। बेंगलुरु में हजरत अताउल्लाह शाह दरगाह की 4 एकड़ वक्फ जमीन के तमाम कागजात होने के बावजूद गैर कानूनी कब्जे का शिकार है। देखिए रिपोर्ट। बेंगलोर के लालबाग के करीब में मौजूद वक्फ की 200 करोड़ की मिल्कियत वाली जमीन गैर कानूनी कब्जे में है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से अब तक वक्फ इसे वापस नहीं ले पा रही है। 1812 में मैसूर के महाराजा ने बेंगलोर की दरगाह हजरत अताउल्लाह शाह को ये जमीन दी थी। इसके तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। 1976 और 1984 में 2 मरतबा रियासती हुकूमत ने इसको लैंड एजुकेशन नोटिफिकेशन जारी की। ये मामला अदालत में भी चैलेंज किया गया, जहां से कोई राहत नहीं मिल सकी। इससे ये बात साबित हो रही है कि ये जमीन वक्फ की ही है। 1992 में ये एक भोरीलाल, वो जो है ये कुछ गलत डॉक्यूमेंट पेश करके, फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट पेश करके गवर्नमेंट से, एक लीगल डिपार्टमेंट से ओपिनियन लिए कि ये जगह, वो क्लेम करे ये जगह मेरी है बोल के। उसके बाद एक इदारे वालों ने जो है इसमें एक अपील करे। अपील में जो है 2014 में अपील में जो है भोरीलाल की अर्जी वज़ा हो गई, खारिज हो गई। खारिज होने के बाद जो है अब वक्फ बोर्ड को ये मिल्कियत जाकर अपने तहवील में लाना था। वक्फ बोर्ड अपना काम नहीं करे। अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी को क्या इख्तियारात वक्फ एक्ट के अंदर हैं, पहले उसको उनको देखना चाहिए। अगर उनको स्टैट्यूटरी पावर है वक्फ एक्ट 1995 के तहत, तभी वो अपने इख्तियार को चला सकते हैं। महज डिविजनल कमिश्नर की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को जो है अंधाधुन एक्सेप्ट करना जो है ये मुनासिब नहीं है। जब जमीन के वक्फ की प्रॉपर्टी होने के तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, अदालत की जानिब से वक्फ के हक में फैसला आ चुका है, फिर हुकूमत क्यों इस जमीन को आजाद नहीं करा पा रही? और उस रीजनल कमिश्नर एक नतीजे पर पहुंच के ये तय करे कि हापकाम्स और वक्फ बोर्ड
दोनों भी मिलके ये कोर्ट में एक जॉइंट अफिडेविट फाइल करें कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उस टाइम पर हम जो है चरिश्मा बिल्डर्स को हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये हम फैसला कर लेंगे आपस में कि ये प्रॉपर्टी हब कम्स की और वक्फ की है। इस मामले में जी सलाम की टीम ने वक्फ बोर्ड के सीईओ से राब्ता किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शहर के मरकज में लाल बाग के करीब वाक़े हजरत अताउल्लाह शाह के दरगाह के तहत आने वाली ये ज़मीन तकरीबन 200 करोड़ की मालियत की है। इस वजह से न सिर्फ बिल्डर बल्कि तमाम ऐसे माफिया इसके पीछे लगे हुए हैं। वक्फ के पास तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद होने के बावजूद वक्फ बोर्ड इस ज़मीन को हासिल करने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड इस मामले को किस तरह से लेता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। बेंगलोर में एक ट्रस्ट के घपले का मामला सामने आया है। बेंगलोर के जमा मस्जिद ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने बोर्ड के मेंबर अफसर कादरी पर इल्जाम लगाया है कि कब्रिस्तान के पैसों में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद बोर्ड मेंबर ने भी सेक्रेटरी उस्मान शरीफ पर बदनवानी का इल्जाम लगाया है और उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई है। सदा इत्तेहाद की तंजीम के लोगों ने मुतालबा किया है कि अगर मस्जिद और ट्रस्ट के जो भी मामलात हो वह आवाम के सामने न लाए जाए बल्कि खुद ही इसका हल निकाला जाए। मीडिया से बात करते हुए दोनों एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। जब इदारे की बात थी, कौम की बात थी, तो आपस में तय करना था उनको, और ये भी मानते, बजाय उसके आपस में उलझ करके क्या तय करना था? करप्शन चला है वहाँ पे। करप्शन के लिए तो माफी तलब करके जो चूक हुई है भाई खत्म करो, हम आपस में बैठेंगे, हो गई भूल, हम आपस आगे अच्छा लेकर के काम चलेंगे, ये कह सकते थे। बजाय ये कहने के ये मैं तुम्हें जब चले गए तो क्या मतलब है? ये हमारी बेइज्जती, इस्लाम की बेइज्जती, मुसलमानों की यही शराफत दिखाना था क्या प्रेस क्लब में कहीं? जब हमारा सिर्फ सदायत का काम यह होगा कि हम लोग दोनों पार्टियों को आपस में बिठाएंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बिठाने की। दोनों जो है एक समझौते तक आकर पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कहीं चिंगारी बगैर आग के धुआं तो नहीं उठेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी गलती को लेकर उछाल के मीडिया में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, स्टेशन में जा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इदारा बदनाम हो रहा है। सी जो भी कोई आदमी इदारे के अंदर आता है वो एक खुलूस नीयत से आता है कि खिदमत करे कौम की, तो उसमें आके अगर बदनामी हो रही है तो फिर ये उसकी एक इंडिविजुअल बदनामी नहीं रहेगी। इदारा अगर बदनाम होता है तो पूरी कौम बदनाम होती है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और तालिबान ने अभी सरकार भले ही ना बनाई हो लेकिन जुबान वो बिल्कुल पाकिस्तान की बोल रहा है। जो तालिबान पहले ये कह रहा था कि वो किसी दूसरे मुल्क के मामले में दखल नहीं देगा, वो अचानक अब मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता है। तालिबान ने कहा है कि वो कश्मीरी मुसलमानों की बात करेगा। भारत ने भी जवाब दिया और कहा कि हमारे मुल्क के लोगों की फिक्र ना करे, तालिबान अपना काम करे। हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। इसी तरह भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी हम अपने मफादात की रोशनी में ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे भी भारत को अपना रवैया मुस्बत करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले की बात है, तालिबान चीख चीख कर कह रहा था, दुनिया के सामने कस्में खा रहा था कि वो किसी तीसरे मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगा है और अब जंग के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले दहशतगर्दों की इस गैंग ने कश्मीर और मुसलमानों का राग गलापना शुरू कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनके ग्रुप का इरादा किसी भी मुल्क के खिलाफ आम जद्दोजहद करने का नहीं है। मुसलमान होने के सबब भारत के कश्मीर में या किसी भी दूसरे मुल्क में मुसलमानों की हिमायत में आवाज उठाने का हक उनके पास है। इस पर भारत ने तालिबान को सीधी नसीहत दी है और कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र ना करें। एक जानिब तालिबान भारत को अपना रंग दिखाने लगा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरह ही चीन के आगे कटोरा भी फैलाने लगा है। तालिबान ने कहा है चीन उसका सबसे करीबी दोस्त है और पैसों के लिए वो चीन पर ही मुनहसिर है। तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने
इटली के अखबार ला रिपब्लिका को इंटरव्यू दिया। इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की मईशत बेहद खराब हालत में है। मुल्क चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। शुरुआती तौर पर चीन की मदद से माशी हालात सुधारने की कोशिश होगी। कुछ दिन पहले ही तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा भी किया था और चीन के वजीर खारजा से बातचीत की थी। ये बड़ा इंकशाफ किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के साबिक सफीर निकी हेली ने कहा कि चीन पर नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप चीन को बगराम फिजाइया के अड्डे तक कदम बढ़ाते देख सकेंगे। चीन अफगानिस्तान में भी पैर जमा रहा है और भारत के खिलाफ मजबूत सूरत हाल बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के हर कदम पर भारत की नजर है, इसलिए तालिबान के गुजारिश पर दोहा में भारत ने उसके वक्त से मुलाकात की। कतर के दोहा में भारतीय सफीर दीपक मित्तल और तालिबान के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अब्बास की मुलाकात भारतीय सिफारत खाने में हुई, जिसके बाद वजारत खारजा ने बयान जारी कर कहा था कि तालिबानी नुमाइंदे के साथ बातचीत में सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर बात हुई। सफीर दीपक मित्तल ने भारत के इस फिक्र को उठाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और वहीं तालिबान की जानिब से कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर ने हमला बोला है। कांग्रेस लीडर ने साफ कहा है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है और इसमें किसी तीसरे को बोलने का हक नहीं है। देखिए, पहली बात तो उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए तालिबान को कि कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है, अटूट अंग है। और ये बात कई बार भारत सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने, सब ने इसको खुलकर इस बात को कहा है। दूसरी बात ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि कश्मीर के मसले पर किसी तीसरी पार्टी को कोई दखल देने का हम लोगों ने इजाज़त नहीं दी है। यहाँ तक अमेरिका भी, ट्रम्प साहब थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि हम इसमें मीडिएटर बने, तो उस समय भी भारत का स्टैंड वही था कि हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें दखल नहीं देने देंगे और हमारी बात सीधे तौर पर पाकिस्तान से हो सकती है और हम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वे अपने आबाई जिले गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासर कुनबे से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। सीएम ने सैलाब से परेशान हाल लोगों को राहती सामान भी तकसीम किए और इस दौरान सीएम योगी ने सैलाब मुतासरीन को राहती सामान भी तकसीम किए। इस दौरान सीएम योगी का एक अनोखा रूप भी देखने को मिला जब सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में एक बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे को गोद में लेने के बाद सीएम योगी ने उसे बिस्किट खिलाया। मुतासरीन से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सैलाब मुतासरीन इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सैलाब के बचाव के लिए हमने 11 प्रोग्राम्स में वक्त से पूरा इसको कर लिया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आवाम की हर परेशानी को देखते हुए उनके साथ खड़ी है। समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। बाढ़ में भी इस बार अगर राप्ती के बाढ़ के लेवल को देखेंगे तो खतरे के निशान से वह लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। और 3 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था जब तटबंध यहाँ पे टूटा था, तब भी मैंने यहाँ की बाढ़ की स्थिति को देखा था, लेकिन नदी का लेवल इतना ऊंचा नहीं था, खतरे के निशान से इतना ज्यादा नहीं था जो इस बार देख रहे हैं। मैं कल बहराइच में था, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के सैलाब मुतासिर इलाकों के दौरे पर हैं, जहां पर सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी का एक अनोखा रूप देखने को मिला जब सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे को गोद में लेने के बाद सीएम योगी ने उसे बिस्किट भी खिलाया।
बच्चों के लिए सीएम योगी का प्यार नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार वजीर आला योगी आदित्यनाथ को बच्चों को दुलारते हुए देखा गया है। किसानों ने 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई है और जिसमें लाखों किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। मरकज के कृषि कवानीन के खिलाफ किसानों का मुजाहरा जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को लेकर तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने दावा किया है कि महापंचायत में लाखों किसान पहुंचने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक बड़ी तादाद में किसान मजदूर इस पंचायत में पहुंचेंगे। इतनी भीड़ के बीच निजाम बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होगा और इस चैलेंज को देखते हुए 5000 वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। ज़राई कवानीन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की क़यादत में किसान तंजीमें 9 महीने से दिल्ली की सरहद पर बैठी हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत कई रियासतों में किसान लीडरान मुसलसल रैलियां और पंचायतें कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत के जरिए किसान लीडरान यूपी में अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर यूपी पुलिस ने भी पुख्ता इंतजामात किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिल्म अदाकार आयुष्मान खुराना की फिल्म की शूटिंग के दौरान जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि हंगामा अदाकार के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ। तलबा ने आयुष्मान खुराना के बाउंसर्स पर धक्का मुक्की का इल्जाम लगाया है। छात्रों के हंगामे की वजह से फिल्म की शूटिंग तकरीबन 3 घंटे तक रुकी रही। इस मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंची और तब जाकर मामले को रफा दफा किया गया। बाद में तलबा ने बाउंसर्स से माफी भी मांगी। यूपी में इन दिनों डेंगू की दहशत फैली हुई है। रियासत में जैसे जैसे बारिश का दौर तेज हो रहा है, डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अभी हाल ही में फिरोजाबाद में डेंगू से कई बच्चों की मौत हुई थी और माना जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 50 तक हो सकती है। वहीं अब डेंगू की दस्तक मथुरा तक पहुंच गई है और यहां भी डेंगू से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में महकमा सेहत के आदतशुमार के मुताबिक अब तक 13 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। 8 गाँवों में ये बीमारी पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी है। वाराणसी और प्रयागराज का भी डेंगू से यही हाल है। लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की तादाद ने महकमा सेहत की नींद उड़ाकर रख दी है। यहाँ डेंगू को रोकने के लिए महकमा सेहत लगातार फॉगिंग करा रहा है। मरीजों को भी सही वक्त पर इलाज दिलाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी लखनऊ में डेंगू को अब तक 62 मरीज यहाँ पर डेंगू के मिल चुके हैं और मेरठ की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर डेंगू के 8 मरीज सामने आ चुके हैं। उधर कानपुर में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू से लगातार जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी आदतशुमार के मुताबिक अभी तक शहर में 3 लोगों की बुखार से मौत हो चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि शहर में 9 लोग बुखार के वजह से दम तोड़ चुके हैं। महकमा सेहत ने अब मलेरिया और डेंगू के लिए टेस्टिंग बढ़ा दी है। सरकारी अस्पतालों का हाल सबसे बुरा है और यहाँ पर अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती है। बीएसपी सरकार में हुए स्मारक घोटाले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और करीब 1400 करोड़ रुपए के अंदर विजिलेंस अपनी जांच तेजी से इस पूरे मामले को लेकर बढ़ा रहा है। अगले हफ्ते 57 और मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। इनमें यूपी रियासती तामीराती कॉरपोरेशन के 23 अफसरान और मुलाजमीन के साथ ही 34 ठेकेदारों और फर्म के लोग भी शामिल हैं। जांच में मुलजिमीन के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए गए हैं। विजिलेंस जल्द जांच के घेरे में आए कई मौजूदा अफसरान से पूछताछ करेगी और इनमें कुछ अफसरान सुबकदोश हो चुके हैं, जिन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। कई अफसरान के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है।